हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस रायपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं, आपका प्रीलिम्स एग्जाम अभी नजदीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रीलिम्स फोकस्ड एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसका नाम है 30 कदम। इसमें हमने हर एक सब्जेक्ट को 30 टॉपिक में डिवाइड किया है और हर एक उस एक टॉपिक के हम 30 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि इस 30 क्वेश्चन के माध्यम से वो टॉपिक आपका कंप्रिहेंसिवली कवर किया जा सके। अब इसमें देखने के लिए तो 30 क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन आपको अगर आप उसका अगर अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आपको 30 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको 900 मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो और आप ये जो आपका क्वेश्चंस का पीडीएफ है, इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका जरूर आंसर करूंगी। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं, हमने ये सारे टॉपिक्स अभी तक में कवर कर लिए। अब जो टॉपिक आपका बड़ा है, जैसे अगर आप फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो अगर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करें तो लगभग 25% क्वेश्चन आपके, 1/4 वेटेज आपका यहीं से कवर हुआ है। इसलिए इस पार्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्योंकि सिर्फ 30 क्वेश्चन से वो टॉपिक आपका पूरी तरीके से कवर नहीं हो रहा था। ठीक है, ये आपकी ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन है। बाकी स्टार्टिंग में आपने देखा है जैसे यूनिवर्स हो गया, अर्थ हो गया और आपका ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आपके कम आते हैं। तो वहां पे फिर उन क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको पीवाईक्यूज का एनालिसिस करवा दिया है। ठीक है, और आज हमने कल एग्रीकल्चर पार्ट 1 देख लिया था, आज हम एग्रीकल्चर का पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन देखिए, द बुक हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर बाय एमएस रंधावा प्राइमरीली डील्स विथ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, सिर्फ एमएस रंधावा की ये बुक नहीं है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसके अलावा भी और कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो आपको कुछ प्रोमिनेंट बुक्स का नाम पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और पीएससी जनरली ऐसा करता है कि मान लीजिए किसी और एग्जाम में कोई क्वेश्चन वैसा पूछा गया है तो उसको वो एज इट इज कॉपी कर लेता है ना। तो जिस साल आप पेपर दे रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होनी चाहिए कि उस साल जो भी आपके एग्जाम्स हो चुके हैं अभी प्रीलिम से पहले तो एक बार सारे पेपर्स को आप एक बार देख लीजिए, है ना, शायद कोई नया क्वेश्चन मिल जाए तो, और उसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिए। तो अगर इसकी बात करें कि एमएस रंधावा द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय कृषि का इतिहास मुख्यतः निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो इसमें प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक कृषि का किस तरह से विकास हुआ है, इस शीट्स पे बेस ये हमारी बुक है। ठीक है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन से स्किप करिए। अगर आपके 100 क्वेश्चन है, 100 में से 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आपके पास डायरेक्ट आंसर होगा, फिर आपके पास 20, 25, 30 ऐसे लगभग क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के, एलिमिनेशन ट्रिक लगा के, ये सारी चीजें करके आप वहां पे आंसर तक आ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं लगभग 5 ही के आसपास, जहां पे आपको चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन का आपको गेस नहीं लग पा रहा होता है कि इसका आंसर आखिर क्या होगा, तो वैसे क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ते हैं। और जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं, आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं, आप 50-50 में आ गए, तो उन क्वेश्चंस को जरूर एलिमिनेट करिए। ये सब हमने पहले स्टार्टिंग की वीडियोस में बात की है ना, तो मुझे लगता है अभी हम 10-12 वीडियो तक आ चुके हैं, तो आपको काफी क्लैरिटी हो गई होगी कि कैसे आपको प्रीलिम्स को अप्रोच करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अब ये क्वेश्चन भी आपका फैक्चुअल है। एक तो है आपका प्लानिंग कमीशन के हिसाब से और दूसरा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड है कि प्लानिंग कमीशन ने कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में इंडिया को डिवाइड किया है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 15। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये मेंशन करके बताइए कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR है ना, इसके हिसाब से इंडिया को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया है। होमवर्क है आपका, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। फिर देखिए, अलग अलग जो क्लाइमेटिक जोन्स है वो तो ठीक है, लेकिन उनकी क्या स्पेशलिटी है, और आपने अगर मान लीजिए नहीं भी पढ़े हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, इससे आपके क्वेश्चन आए हैं ना प्रीवियस ईयर में, तो ये मतलब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप कैसे आंसर पे आ सकते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए,
कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र भारत का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है? अब अन्न भंडार या क्या लिखा है? ग्रेनरी ऑफ इंडिया। इंडिया का कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, जहां पे आपकी हरित क्रांति को इंट्रोड्यूस किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन? कौन सा एरिया था वो? आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाला पोर्शन था, यानी कि आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी वाला रीजन हो गया, ठीक है। और अभी भी आप देखेंगे तो पंजाब में बहुत बड़े बड़े आपको खेत देखने के मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े वहां पे किसान देखने के लिए मिलते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे आपका फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। इवन अगर आप देखेंगे तो कुछ एक सीजन ऐसे होते हैं जहाँ पे यूपी बिहार के जो आपके मार्जिनल फार्मर्स हैं या कल्टीवेटर्स हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट का सोर्स प्रोवाइड करता है आपका पंजाब हरियाणा का जो एग्रीकल्चर वाला रीजन है, ठीक है। इतना ज्यादा वहाँ प्रोडक्शन होता है, वही रीजन है। तो यहाँ से देखिए आप कैसे इस ऑप्शन में आ सकते हैं। अपर गैंगेटिक प्लेन इसमें नहीं आएगा, जैसे हम ऐसे अगर इंडिया की बात करें तो अपर गैंगेटिक प्लेन आपका ये वाला हो जाएगा। फिर ट्रांस गैंगेटिक प्लेन, गंगा के पार का, गंगा आपकी इधर बहती है तो इस तरफ वाला एरिया आपका किसमें आ जाएगा? ट्रांस गैंगेटिक प्लेन में आ जाएगा। निचला गंगा का मैदान आपका ये इस तरफ वाला एरिया, ये भी नहीं होगा। ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स, इसमें आपका इस तरफ वाला एरिया आ जाएगा। ये जो महानदी वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ आता है वो। तो यहाँ से आपका क्या आंसर निकल के आ रहा है? मान लीजिए आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप इस तरह से आंसर पे आ सकते हैं ना, यही हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सिर्फ हमारा ये पर्पस नहीं है कि अगर हमने जो क्वेश्चन डाले हैं तो क्वेश्चन आपका यहीं से आए। इसका हम जैसे आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको तरीका बता रहे हैं कि इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो इन सारी चीजों की हेल्प से भी आप अपना क्वेश्चन कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसगैंगेटिक प्लेन। आगे बढ़ते हैं। विच एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैज द मैक्सिमम रेनफॉल? अब बताइए, अगर आप पूरी इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है? जो आपका मेघालय का गैरो खासी जयंतिया में खासी जो आपकी हिल्स है, वहीं पे आपका जो चेरापूंजी है या मासिम राम है, वहां पे आपको वर्ल्ड का सबसे वेट रीजन देखने के लिए मिलता है, या इंडिया का सबसे जो हाईएस्ट रेनफॉल रीजन है वो वहीं पे है। तो अब इसमें से आप यहाँ पे ट्रिक लगा लीजिए, मतलब थोड़ा सा देख लीजिए कि कौन सा ऐसा रीजन है जो आपके असम और मेघालय वाले रीजन के साथ एसोसिएट कर रहा है। अगर आप ऐसे बात करें, पहला ऑप्शन क्या है? वेस्टर्न हिमालय, ये तो इधर आएगा नहीं। दूसरा क्या है? पूर्वी हिमालय, ये वाला रीजन इधर आ सकता है। तीसरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड घास, ये तो आपका इस तरफ आएगा। और चौथा पूर्वी तटीय मैदान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो बताइए इसमें से क्या आ रहा है? ये सेकंड वाला पूर्वी हिमालय। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस लिखा है ना, इसको देख लीजिएगा। कृषि जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में पहली कृषि जनगणना 1970-1971 में आयोजित की गई थी, ठीक है। जैसे ह्यूमंस का सेंसस आपका हर 10 साल में होता है, उसी तरह से जो एग्रीकल्चर का सेंसस है वो आपका हर 5 साल में होता है। अब पहला एग्रीकल्चर सेंसस कृषि जनगणना 1970-71 में हुई है, ये फैक्चुअल चीज है। आ रहे तो आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहा है। पर क्योंकि ये लूप वाला क्वेश्चन है तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमको पहला नहीं भी आता है तो हम बाकी ऑप्शन का यूज करके एलिमिनेट करके कैसे आंसर ला सकते हैं। दूसरा देखिए, इट फॉलोज द गाइडलाइंस ऑफ द एफएओ। एफएओ का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन से एसोसिएटेड एक संस्था है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? इटली, इटली के रोम में, ठीक। पेपर 7 पार्ट 2 में आप ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो ये तो आपको थोड़ा बहुत नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हो सकता है इसको आप पॉजिटिव साइड में ले सकते हैं कि ये आपका सही है, और ऐसे भी ये सही है। तीसरा देखिए, कृषि जनगणना में पशुधन की जनसंख्या भी शामिल की जाती है। नहीं, जो आपके पशुधन है यानी कि जो आपके लाइव स्टॉक है ना, लाइव स्टॉक का सेंसस आपका अलग होता है, एग्रीकल्चर का सेंसस अलग होता है, लाइव स्टॉक का सेंसस अलग होता है। तो आप इसको एलिमिनेट करिए, ये आपका तीसरा गलत है और इसमें आपको पूछ रहा है कौन सा सही है। तीसरे को एलिमिनेट करिए तो ऑप्शन डी भी हट जाएगा, ऑप्शन सी भी, ऑप्शन बी भी। मतलब अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं भी पता है
कि कृषि जनगणना आपकी पहली 1970-71 में आयोजित की गई थी, तो भी आप अपने आंसर पे आ सकते हैं डायरेक्ट। और ऐसे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। पहली कृषि जनगणना आपकी 1970-71 में हुई थी। लास्ट जो कंप्लीट आपका एग्रीकल्चर सेंसस हुआ है वो 2015-16 में हुआ है। फिर सेकेंड वाला 2021-22 में प्रपोज था, लेकिन कोविड की वजह से वो डिले हो गया था। तो अभी आपके पास 2022-23 में जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ उसका डेटा आ गया है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16। अभी भी क्योंकि आपका जो रिसेंट सेंसस है 2022-23 वाला वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एग्जाम में आपके 2015-16 वाले एग्रीकल्चर सेंसस से क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स। उत्तर प्रदेश में परिचालन जोतों की संख्या सबसे अधिक है। अब देखिए, परिचालन जोतों का मतलब जहां पे जितनी ज्यादा किसान है, और किसान मतलब जितने ज्यादा लोग खेती कर रहे हैं, उतनी ज्यादा आपकी जोतों की संख्या होगी। मतलब लैंड अगर किसी जगह की है और लैंड आपकी जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उतने ज्यादा वहां पे फार्मर्स होंगे, उतनी ज्यादा जोतों की संख्या होगी। कोई ऐसा रीजन है जहाँ पे वहां की लैंड बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो फिर वहां पे जोतों की संख्या आपकी कम होगी। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में परिचालन जोतों की संख्या सबसे अधिक है, ये बिल्कुल सही है। और यहीं पे ध्यान रखिए कि परिचालन जोतों की संख्या सबसे कम कहाँ पे है, तो ये आपकी गोवा में है। ठीक है, गोवा में आप समझ रहे होंगे बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर वगैरह का आपका कल्चर नहीं है, मतलब अगर बाकी स्टेट्स से कंपेयर करें, तो इस वजह से वहां पे आपकी परिचालन जोतों की संख्या सबसे कम है। दूसरा देखिए, मार्जिनल फार्मर्स बिलो 1 हेक्टेयर फॉर्म्ड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ होल्डिंग्स। सही बात है, हमारे 88 से 90% जो फार्मर्स है वो कैसे हैं, मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम आपकी लैंड है, या स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनको हम बोलते हैं, वो आपके 88 से 90% है। ठीक है, मार्जिनल आपके बिलो 1 हेक्टेयर वाली, और जो आपके स्मॉल है वो 1 से 2 हेक्टेयर वाले। फिर देखिए, 2011 की तुलना में महिला परिचालन धारकों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, ये भी सही है। तो मतलब आपके तीनों ऑप्शन है, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया। नवीनतम पूर्ण कृषि जनगणना 10वीं जनगणना 2015-16 है, बिल्कुल सही। कोविड-19 के कारण 11वीं कृषि जनगणना में देरी हुई है, सही बात है, ये आपका डिले हो गया था कोविड-19 की वजह से, ये भी सही है। तो देखिए इसमें कौन सा सही बोल रहा है, कृषि जनगणना में भूमि उपयोग, सिंचाई, काश्तकारी और इनपुट उपयोग को शामिल किया जाता है, ये भी सही है। तो इसमें भी आपके आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। ये वाली चीजें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना, वरना अगर नहीं पता होती तो फिर आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे कि 10th है कि 11th है ना। और लेटेस्ट अभी जो चल रहा है, जो अभी इनकम्प्लीट है, उससे पहले वाला कौन सा था। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर सेंसस से भी पहले क्वेश्चन आया है, इसको भी ध्यान से करके जाइएगा। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको करेक्शन करना है ना। आपके पिछले वाले वीडियो में राजस्थान का खैर मैंने जो रीजन बताया था वो ठीक है, लेकिन राजस्थान में नागालैंड के कंपेरेटिवली अगर देखेंगे तो नागालैंड में मतलब आपकी जो एवरेज साइज ऑफ होल्डिंग है वो नागालैंड में राजस्थान के कंपेरेटिवली ज्यादा है, तो उसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। लास्ट एग्रीकल्चर पार्ट 1 की बात मैं कर रही हूँ। तो देखिए, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 की कृषि जनगणना के संदर्भ में हमको देखना है कि गोवा में परिचालन जोतों की संख्या न्यूनतम है। अभी हमने पहली वाली स्लाइड में देखा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि उत्तर प्रदेश में सबसे ये है आपका जोतों की संख्या सबसे ज्यादा है, और गोवा में क्या है, सबसे कम है। तो पहला आपका सही हो गया, कौन सा कथन सही है ये हमको देखना है। फिर देखिए, नागालैंड में जोतों का औसत आकार सबसे बड़ा है, ये भी सही है। थोड़ा सा आपकी हिली टेरेन है, पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा कम है, इस वजह से नागालैंड आपका जो है वहां पे जोतों का आकार सबसे क्या है, एवरेज देखेंगे तो साइज सबसे बड़ी है। राजस्थान मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था, उसको एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए, थर्ड क्वेश्चन, केरल में जोतों का औसत आकार सबसे छोटा है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। अब आपका होमवर्क है कि जो एवरेज साइज है नागालैंड में जोतों की वो कितनी है, कितने हेक्टेयर है, उसको यहाँ पे मेंशन करिए। और जो केरल में हम बोल रहे हैं कि जोतों का आकार सबसे छोटा है, वो कितना है, कितने हेक्टेयर है, अगर वो सबसे छोटा है तो
तो नागालैंड और केरल का वो एवरेज जो सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला है उसको आप मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which agricultural product is the highest value export from India? Agri and allied in recent years. अब अगर आप देखेंगे तो अगर वॉल्यूम की हम बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो आपका जो राइस है वो इंडिया की टॉप क्रॉप है एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। राइस में भी आप बासमती भी ले लीजिए, नॉन बासमती वैरायटी भी ले लीजिए। लेकिन अगर हम वैल्यू की बात करें कि कहाँ से हमको इनकम ज्यादा होती है, तो राइस के कंपेरेटिवली आपका जो मरीन प्रोडक्ट है ना, उसकी वैल्यू आपकी ज्यादा है। मरीन प्रोडक्ट में कैसे इंडिया इतना टॉप एक्सपोर्टर है, कैसे इनकम इतनी जनरेट करता है, उसका सबसे बड़ा रीजन हमारे पास इतनी लंबी तटरेखा का होना है ना। तटरेखा इस बार के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तटरेखा अगर आप पुराने वाले डेटा देखेंगे तो उसमें 7516.6 किलोमीटर लिखी है, लेकिन अभी आपकी कोस्ट लाइन जो है उसकी लंबाई क्या है, अपडेट हुई है, उसको ध्यान रखिएगा 11,11,110,98.81 किलोमीटर। ये आपकी नई तटरेखा की लंबाई है। जब भी कोई नया डेटा आता है तो उस साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, लैंड बॉर्डर आपका कितना है, अब यहीं पे क्योंकि आया है इसलिए बता रही हूँ, 15,200 किलोमीटर। बाकी आप ये सब फिजिकल डिवीजन वाले, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया वाले वीडियो में देख चुके हैं। जिन लोगों ने भी अभी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं वो एक बार उसको देख लीजिएगा ना। और अगर आपको लग रहा है कि ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से आता है तो फिर उसको स्पीड में थोड़ा सा करके देख लीजिए, लेकिन उसको एक बार कंप्लीट जरूर करिए। हो सकता है आपको कोई चीज नहीं आती और वहां पे कोई नए एंगल से कोई किसी क्वेश्चन को समझाया गया हो तो आपको फिर वो टॉपिक समझने में हेल्प होगी। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, भारत से समुद्री उत्पाद का जो निर्यात है वो सर्वाधिक मूल्य पर किया जाता है। ठीक, मरीन प्रोडक्ट्स ध्यान रखिएगा इसको। और अगर वॉल्यूम में बात करें तो उसमें क्या होगा, आपका राइस होगा। उसका भी शायद आगे क्वेश्चन डला हुआ है, फिर देखिए। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड ग्लोबल डिमांड विच प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड इंडियाज टॉप एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। ये मैंने अभी बताया है कि वैश्विक मांग के संदर्भ में कौन सा उत्पाद भारत का शीर्ष कृषि निर्यात माना जाता है, तो चावल है। बासमती और गैर बासमती दोनों श्रेणियों में। हम कॉटन का भी एक्सपोर्ट करते हैं, टी का भी करते हैं, वीट का भी करते हैं, लेकिन राइस जो है वो सबसे टॉप पे है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ई-नैम लॉन्च्ड इन 2016 आर करेक्ट। ई-नैम आपका नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ये जो आपकी एपीएमसी मंडीज हैं उनको क्या करता है, लिंक करता है। ठीक, देखिए यहाँ पे ई-नैम कृषि उपज के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, बिल्कुल सही। लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द ई-नैम, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिर ई-नैम कंप्लीटली रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज इन इंडिया, नहीं, ये इसको रिप्लेस नहीं करता है। एपीएमसी जो आपकी मंडीज हैं, मतलब जो आपकी ऑफलाइन मंडीज हैं, उनको ये रिप्लेस नहीं करता है। जैसे आप ऑफलाइन कोई सामान खरीदने जाते हैं अलग खरीदते हैं, ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं उसको अलग खरीदते हैं, ये आपका ई-नैम उनको रिप्लेस नहीं करेगा। ये आपकी जो मंडीज का जो भी आपका प्राइस वगैरह है इन सबको क्या करेगा, लिंक करेगा। और उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जहां से किसान वो मंडी में जाए बिना ही उस पोर्टल के थ्रू रेट वगैरह का अंदाजा लगाया जा सकता है, और वो चीज थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगी। तो जो बिचौलियों होते थे और छोटे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे, ये वाली चीजें इससे थोड़ा सा कम हुई है। उसी के सोल्यूशन के तौर पे ई-नैम को लाया गया था। तो आपका क्या है, कंप्लीटली रिप्लेसेस, इसको आप क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा गलत कर सकते हैं, मतलब इसको आप थर्ड को सीधे हटा सकते हैं। तो अभी देखिए, और करेक्ट पूछ रहा है, आप अगर थर्ड को भी ऐसे कॉमन सेंस से अगर हटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 ओनली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स इन इंडिया इज, मतलब भारत में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखेंगे, अगर आप फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात अगर जाएं तो जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर है यहाँ से भी बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है,
तो ये चैप्टर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्रीकल्चर के मैंने 2 पार्ट रखे हैं। तो देखिए इसका, देखिए ये अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। अगर आप आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश आपका टोबैको के मामले में नंबर 1 प्रोड्यूसर है ना। टोबैको का जो बोर्ड है, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, वो भी आपका कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। लेकिन अगर फलों की बात करें तो फलों का भी सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो आपका कौन सा है, यहाँ पे देश लिखा है, इसको हटा दीजिएगा। उत्पादक क्या है, राज्य, कौन सा राज्य है आपका, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र आपका कॉटन के कल्टीवेशन के लिए मतलब बहुत आगे रहता है, शुगर केन की कल्टीवेशन में। इसके अलावा ग्राउंड नट में बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र पहले और दूसरे नंबर पे रहते हैं। ठीक है, आपके महाराष्ट्र की एक अनियन है जिसको जीआई टैग मिला है ना। अभी इस साल अगर आप बात करें तो पंजाब से रिसेंट में एक अम्बा करके आपका एक जीआई प्रोडक्ट आया है, अभी रिसेंट की वो न्यूज है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो क्या चीज है जिसको जीआई टैग मिला है। और इसके बाद आप महाराष्ट्र की एक अनियन है, एक प्याज की वैरायटी है, उसके बारे में बताइए कि वो कौन सी प्याज है जिसको महाराष्ट्र से जीआई टैग मिला है। इस साल आप अभी वो पंजाब वाली चीज आपकी न्यूज में थी, इस वजह से जीआई टैग आपके काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसमें मैच द फॉलोइंग में पूछ सकते हैं ना, और पुराने भी पूछे जा सकते हैं। तो जीआई टैग इस साल के लिए रिवाइज कर लीजिएगा। ये बताइए कमेंट सेक्शन में आपका महाराष्ट्र की कौन सी अनियन है जिसको जीआई टैग मिला है। फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश आपका टॉप, TOP, टी से आपका टोमेटो यानी कि टमाटर, ओ से आपका अनियन यानी कि प्याज, और पी से पोटैटो यानी कि आलू। इन तीनों के प्रोडक्शन में आपका जो उत्तर प्रदेश है ये क्या है, नंबर 1 पे है। वेजिटेबल्स वाइज भी बात करें तो उत्तर प्रदेश का नंबर 1 है, और ये रैंकिंग वाले क्वेश्चन आए हैं पहले। ठीक है, फिर वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल आपका टी के, चाय के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। जो दार्जिलिंग टी है आपकी, जो इंडिया का फर्स्ट जीआई प्रोडक्ट है, वो कहाँ का है, दार्जिलिंग आपका वेस्ट बंगाल में वहीं का है। इसके अलावा जूट के प्रोडक्शन में बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल आपका नंबर 1 है। ठीक, अगर आप राइस की बात करेंगे तो अगर पुरानी डेटा में चलेंगे तो बहुत सालों तक राइस के प्रोडक्शन में आपका वेस्ट बंगाल क्या था, नंबर 1 पे था चावल के उत्पादन में। लेकिन अभी रिसेंट ईयर का आप अगर आप डेटा देखेंगे तो तेलंगाना ने वेस्ट बंगाल को रिप्लेस कर लिया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अभी तक राइस पढ़ते आ रहे हैं, आपकी ओल्ड एनसीईआरटीज वगैरह में भी आप देखेंगे तो राइस मेंशन्ड है कि पश्चिम बंगाल चावल का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है, लेकिन तेलंगाना ने उसको इस साल रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो राइस के प्रोडक्शन में अभी कौन सा आपका राज्य नंबर 1 है, तो तेलंगाना। तो देखिए था एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन उस छोटे से क्वेश्चन में भी कितनी सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं और देखिए कौन कौन से फ्रूट्स हैं, मैंगो, बनाना, आपके जो साइट्रस फ्रूट्स हैं। ठीक है, इनकी कल्टीवेशन के लिए ये फेमस है। फिर देखिए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स इन इंडिया, अभी मैं बताई आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, उत्तर प्रदेश आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का। ये देखिए ये भी लिखा है आपका टॉप करके, इसको ध्यान रखना है। टॉप से गवर्नमेंट की एक स्कीम भी थी। ठीक है, क्योंकि जो टॉप है टोमेटो, अनियन, पोटैटो है, ये सब कैसी सब्जियां हैं जो हम अपने रोजमर्रा में यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट की स्कीम जो थी टॉप स्कीम, वो इसी से रिलेटेड थी कि कुछ भी हो जाए कम से कम ये जो सब्जियां हैं इनके भाव नहीं बढ़े। ठीक है, कुछ साल पहले की स्कीम है, एक बार उसको भी देख लीजिएगा। इन इंडिया अमन, ऑस एंड बोरो आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ, ये जो डिफरेंट वेराइटीज है ना, एनसीईआरटी में आपकी डायरेक्ट मेंशन है। ठीक है, एनसीईआरटी से सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ध्यान रखना है कि आपकी क्या है, राइस की वेराइटी है। अब अगर आप वेस्ट बंगाल वाले एरिया की बात करें, वेस्ट बंगाल वाले एरिया की, तो यहाँ पे आपकी रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, और राइस का अगर हमको कल्टीवेशन करना है तो उसमें आपको वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो वैसे एरियाज जहाँ पे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है नेचुरल रेनफॉल के ऊपर, आपके पास आर्टिफिशियल इरिगेशन के मीन्स नहीं है, तो वहां तो फिर आप मौसम के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे आप राइस का कल्टीवेशन साल में सिर्फ एक बार कर सकते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल वाले अगर हम रीजन की बात करें तो ये यहाँ पे आपकी रेनफॉल भी ज्यादा होती है। आपका जो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है वो इस वाले रीजन में क्या करता है,
ज्यादा रेनफॉल करता है। और इसके अलावा भी यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो वाटर की भी हमेशा अवेलेबिलिटी रहती है। इस वजह से यहाँ के जो किसान हैं ये साल भर में अगर आप देखेंगे तो 3 बार चावल की खेती कर पाते हैं। और उन्हीं तीनों वेराइटीज का नाम आपके क्या है, अमन, ओस एंड बोरो। इससे रिलेटेड आगे एक और क्वेश्चन है तो वहां पे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, राइस। यानी अमन, ओस और बोरो क्या है, डिफरेंट वेराइटीज है चावल की। मैच द फॉलोइंग राइस वेराइटीज विद देयर मेन क्रॉपिंग सीजन, जिनके मुख्य फसल मौसम है, इस चीज को मैच करना है। तो जो ओस है आपका, ये क्या है, ग्रीष्मकालीन फसल है। मतलब खरीफ सीजन शुरू होने से पहले जो आपका गर्मी वाला मौसम होता है, उस समय जो चावल की वैरायटी वेस्ट बंगाल में बोई जाती है उसका नाम क्या है, ओस है। फिर खरीफ में जो आपकी मानसून की फसल उगती है, मतलब चावल की, उसी का नाम क्या है आपका, अमन है। और शीत में, हमारे यहाँ तो नॉर्मल ऐसे सीजन में देखेंगे तो शीत ऋतु में वीट वगैरह का प्रोडक्शन किया जाता है, वीट का, आपके चना का, मटर का, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए जो रबी के सीजन में आपकी चावल की वैरायटी बोई जा रही है उसका नाम क्या है, बोरो है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अमन से ध्यान रखिएगा, अमन खरीफ वाला है। अमन चैन होता है ना, अमन चैन कब आता है, जब मानसून आता है। तो अमन से ध्यान रखिएगा कि ये मानसून की फसल है। ठीक, फिर वहां से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो बी का 2 देखिए कहाँ पे है, बी का 2 सिर्फ आपका यहाँ पे है ऑप्शन बी में। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इन साउथ इंडिया ज्वार इज कल्टिवेटेड एज, जो ज्वार है उसकी खेती साउथ इंडिया में कौन कौन से सीजन में की जाती है। तो देखिए कुछ ऐसी क्रॉप है, जैसे हमने अभी इन्हीं का देखा, राइस की वैरायटी का देखा। तो राइस को अगर आप देखेंगे तो राइस आपकी पर्टिकुलरली कैसी है, खरीफ क्रॉप है, जो कि मानसून के सीजन में बोई जाती है। लेकिन अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो वो आपके रबी में भी बोई जा रही है, और फिर जो आपका जायद वाला सीजन होता है उसमें भी बोई जा रही है। ठीक है, इसी तरह से और भी कुछ क्रॉप्स है जो आपकी नॉर्थ इंडिया में एक पर्टिकुलर सीजन में बोई जाती है, लेकिन साउथ इंडिया में देखेंगे तो फिर वो दूसरे सीजन में भी उगाई जाती है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो थोड़ी सी वैसे अलग अलग से क्रॉप्स है उन्हीं को मैंने लिया है। तो इन साउथ इंडिया ज्वार इज कल्टिवेटेड एज क्या, बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। ठीक, अब आपका ये होमवर्क है कि आप ये बताइए कि ज्वार नॉर्थ इंडिया में कब बोई जाती है, खरीफ सीजन में या फिर आपके रबी सीजन में। जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट अपन देख चुके हैं उनको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। जो आपका ज्वार बाजरा है ये सब किस में आता है, मिलेट्स में आता है। और वहां पे आपका जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि मिलेट्स जो हैं वो आपके कम वाटर में भले मतलब सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको अच्छी रेनफॉल मिलेगी तो वो और अच्छा मतलब ग्रो करेंगे, है ना। और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट भी उनको अच्छी खासी होती है, इस वजह से मिलेट्स को आपके किसमें कंसिडर करते हैं, खरीफ क्रॉप में कंसिडर करते हैं। ठीक है, मतलब उसको सिर्फ रेनफॉल से कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो आपकी, अब आप क्या बताएंगे, मैं ही बता दूँ, जो आपकी ज्वार क्रॉप है ये अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में कौन से सीजन में उगाई जाती है, खरीफ में। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में बात करें तो साउथ इंडिया में बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप की तरह इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ये खरीफ रबी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, pulses are also called leguminous crops because they help in maintaining soil fertility by, दलहनों को फलीदार फसलें भी कहा जाता है क्योंकि वे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में निम्नलिखित तरीकों से मदद करती है। मिट्टी की उर्वरता कैसे पल्सेस उसमें हेल्प करती है, दालें आपकी, जो आपका अगर मिट्टी में आपका नाइट्रोजन कम है ना, तो जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको वो कन्वर्ट कर देती है और यूज कर लेती है। आप अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल में आपको NPK, ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये 4:1 के रेशियो में होनी चाहिए। NPK 4:2:1 में होनी चाहिए, लेकिन हम पल्सेस की बात करें अगर तो ये 1:2:1 में होना चाहिए। तो अगर आपके सॉइल में नाइट्रोजन नहीं है तो क्या करती हैं पल्सेस, आपके एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके यूज कर लेती है। तो इसी में देखिए क्या होगा, कम पानी की आवश्यकता नहीं, अल्पावधि फसल होने के कारण नहीं, राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से जड़ ग्रंथियों के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, गहरी जड़ होना नहीं। मतलब कैसे हेल्प करती हैं आपकी पल्सेस सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में,
क्योंकि ये जो फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थ्रू रूट नोड्यूल्स विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की मदद से वो क्या करती है, जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको कन्वर्ट कर लेती है और यूज करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which pulse crop is mainly grown in the रबी सीजन? रबी सीजन मतलब इंडिया की अगर बात करें तो रबी सीजन मतलब वही आपका अक्टूबर नवंबर से जो शुरू होता है और फिर फरवरी मार्च तक जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रबी सीजन बोलते हैं। और इसमें मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ कि आपकी गेहूं इंपॉर्टेंट क्रॉप है। इसके अलावा मैं हमेशा चने का एग्जाम्पल लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपको चना सीधा सीधा दिख रहा है, तो मतलब ये जो ग्राम या चना है ये आपकी क्या है, रबी क्रॉप है। इसके अलावा आपकी बाकी जो पल्सेस की क्रॉप दिख रही है, अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, ये सब क्या है, आपकी खरीफ क्रॉप है। ठीक है, तो चारों अगर दालों की बात करें तो आपका जो ग्राम है, चना है, ये आपकी कैसी है, रबी क्रॉप है। और बाकी अरहर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया। जनरली हम दाल की बात करें तो हम ये वाली दाल का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे करके इसको ध्यान कर लीजिएगा कि अरहर, मूंग और उड़द जो है आपका, ये कैसी है, आपकी खरीफ क्रॉप है। और जो ग्राम और चना है वो कैसी है, रबी क्रॉप है। या इसका कुछ इसे निमोनिक भी बना सकते हैं आप, मुआ करके बना लीजिए, या ऐसे करके कुछ बना लीजिए। ठीक है, या उमा लिख सकते हैं, उमा सबसे अच्छा है। ये दोनों छोड़िए, UM में यू से आपकी उड़द हो गई, M से आपकी मूंग हो गई, A से आपकी अरहर हो गई। उमा लड़कियों का नाम होता है ना, उमा, वहां से ध्यान कर लीजिएगा। ये जो तीनों क्रॉप है ये आपकी कैसी है, खरीफ सीजन वाली है। और आपकी इकलौती चना है जो क्या है, रबी वाली है। आगे बढ़ते हैं। द नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम वॉज लॉन्च टू, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके लिए की गई है? अब देखिए, अगर ऑयल की बात करेंगे तो आप अगर वैसे भी जो पेट्रोल डीजल की भी बात करें तो हमारे यहाँ मान लीजिए अगर 100 लीटर की रिक्वायरमेंट है तो आपका 88 से 90% आप अगर समझ ली तो ये हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट है ना। सिर्फ 10 से 15% जो ऑयल है वो आपका जैसे बॉम्बे हाई हो गया, बसीन हो गया, KG बेसिन हो गया, यहाँ से प्रोड्यूस होता है। आपका जो असम वाला कुछ कुछ एरिया है, नहर कटिया वगैरह, वहां से प्रोड्यूस होता है। बाकी आप देखेंगे तो हम मेजोरिटी ऑफ दी हमारी जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इम्पोर्ट पे, है ना। इसी तरह से अगर आप वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो वेजिटेबल ऑयल के लिए भी हम इम्पोर्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, खास करके इंडोनेशिया और मलेशिया पे। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम लॉन्च किया था, जिससे हम क्या करें, जो डोमेस्टिकली ऑयल का प्रोडक्शन कर सकें। आप पाम ऑयल की बात करें तो पाम ऑयल का हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसमें करते हैं, आपके कहाँ से करते हैं, तो इंडोनेशिया और मलेशिया से करते हैं। ठीक है, अब ये जो पाम ऑयल है, तो मान लीजिए आपका नॉर्मल जो वेजिटेबल ऑयल है, अगर हम पाम ऑयल को मिक्स करते हैं तो हेल्थ के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन पाम ऑयल की सेपरेट कोई अपनी स्मेल नहीं होती, इस वजह से वो आसानी से क्या करता है, बाकी ऑयल्स में मिक्स हो जाता है। ठीक है, इस वजह से गवर्नमेंट ने ये मिशन लॉन्च किया था। और खास करके जो इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करें तो वहां का जिस तरह का क्लाइमेट है, उसी तरह का सिमिलर क्लाइमेट आपका नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखने के लिए मिलता है। मतलब कि पाम ऑयल का कल्टीवेशन हम नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी जो भारत के राज्य हैं, आपका जो 7 सिस्टर्स जिनको हम बोलते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन सब में ये वाले एरिया को चूज किया गया था कि यहाँ पे हम पाम ट्रीज लगाएंगे और वहां से पाम ऑयल का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज अभी गवर्नमेंट के फोकस में, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इन सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि नहीं, तिलहन उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो सकता है, गेहूं और चावल के निर्यात बढ़ावा देना नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट शुगर मिल इन इंडिया वॉज सेटअप इन, मैंने आपको वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कल बताया था। क्या बताया था मैंने, कहाँ पे है, कानपुर में। क्योंकि इनिशियली अगर आप देखेंगे तो शुगर केन का प्रोडक्शन उसी रीजन में होता था, अभी वो आपका सदर्न इंडिया तरफ थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो पहली चीनी मिल उस हिसाब से देखेंगे तो वहीं पे कहीं स्टेब्लिश होगी। अभी भी देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आपका शुगर केन के कल्टीवेशन में टॉप 1 टॉप 2 में रहता है। ठीक,
तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ है? कानपुर में है। और जो भारत की पहली चीनी मिल थी वो कहाँ स्थापित हुई थी? 1903 में प्रतापपुर में, उत्तर प्रदेश में। इस तरह के क्वेश्चन फैक्चुअल वन लाइनर आते हैं, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। पहली कॉटन मिल कहाँ पे स्टेब्लिश हुई है, पहली जूट मिल कहाँ स्टेब्लिश हुई है, ठीक है। Which of the following groups of crops were introduced in India by the Portuguese? निम्नलिखित में कौन सी फसल समूह पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी? अगर यूरोपियन के आगमन की बात करें तो सबसे पहले आपके जो आए थे यूरोपीय वो पुर्तगालीज थे, फिर डच थे, फिर इंग्लिश थे, फिर फ्रेंच थे, और सबसे लास्ट में भी आपके पुर्तगालीज ही गए। अगर आप इंडिया में बात करें तो गोवा आपका ऐसा स्टेट है जिसको आपकी फ्रीडम 1947 के बाद मिली है, क्योंकि पुर्तगालीज का वहां पे कब्जा था, है ना। और आप गोवा में अभी भी जाएंगे तो आपको पुर्तगालियों का कल्चर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है वहां पे भी पुर्तगालीज का कंट्रोल था, तो वहां पे भी आप जाएंगे तो उनका आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस इस कल्चर का बहुत देखने के लिए मिलता है। मतलब कहने का है कि जो पुर्तगालीज थे बहुत समय तक इन्होंने मतलब इंडिया पे शासन किया था, कुछ हिस्सों में, पूरे में नहीं भी करे तो उस हिसाब से इन्होंने अपने रीजन की कुछ कुछ चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी। तो कुछ देखिए यहाँ पे आपको क्रॉप दिख रही होंगी। अब जैसे चाय, कॉफी और रबर की बात करें, ऑप्शन डी में देखिए तो चाय जो है ये आपकी चाइना की मतलब जो मूल प्रजाति है वहां की है। मतलब चाय जो है वो हमारे यहाँ तो अभी मतलब डेली की चीज बन गई है, बिना चाय के हमारी सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती, लेकिन ऐसे देखेंगे हम इनिशियली बात करें तो चाय यहाँ की मतलब स्थानीय फसल नहीं है। चाय जो है वो चाइना से आई थी और ब्रिटिशर्स उसको इंडिया में लेके आए थे। तो अगर चाय का पता है तो आप ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद सरसों, ज्वार, बाजरा, कपास। कॉटन की बात करें तो कॉटन भी हमारे यहाँ का मतलब हमारे यहाँ का ही ओरिजिन है कॉटन का, तो ये ऑप्शन भी आपका हट सकता है। फिर गेहूं, चावल और जौ, चना की बात करें तो ये भी आपको सीधे से दिख रहा है कि ये दोनों तो हमारे यहाँ के ही हैं। तो फिर आपका क्या बच रहा है? आलू, टमाटर, मक्का, मिर्च और तंबाकू। पोटैटो, टोमेटो, मेज, चिली और टोबैको। ये सारी चीजें आपकी कौन लाए थे? पुर्तगीज लेके आए थे, ठीक है। जैसे ये तीन ऑप्शन है, तीन में से अगर आपको एक एक कोई भी पता है कि ये तो यार यहीं का है तो फिर ये आपका ऑप्शन सीधे सीधे पूरा हट जाएगा, सारे को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसमें और भी आपके कुछ क्रॉप्स का नाम लिखा है। पोटैटो, टोमेटो तो लिखा ही है, चिली, टोबैको, मेज हम देख लिए, पाइन एप्पल हो गया, पाइन एप्पल हो गया आपका, कैशू नट हो गया और पपाया हो गया। ये सब ये तीनों क्रॉप भी आपकी कौन लेके आए थे? पुर्तगीज ही लेके आए थे। टी आपकी चाइना की इंडिजिनस है, कॉफी इंडिजिनस टू एबिसिनियन प्लेटू, एबिसिनियन प्लेटू इथियोपिया। यहाँ से कौन सी एक इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की पर्सनैलिटी है जिसका आप नाम पढ़ते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए कौन था इथियोपिया से एबिसियन प्लेटू से रजिया सुल्तान के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टी इन इंडिया। टी प्लांट इज इंडिजिनस टू चाइना एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज कैमेलिया सिनेसिस। अभी आपका 24 या 25 का जो प्री हुआ है इसमें आपका चीता या लेपर्ड के बारे में पूछा गया है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या है ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आपकी एनिमल की स्पीशीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट की स्पीशीज हैं, उनके साइंटिफिक नाम क्या है। अब यहाँ पे मैं वही एक एक नाम से सारे 30 क्वेश्चन नहीं बनाऊंगी, है ना, उसमें फिर मतलब तो आप एक काम करिए, जैसे ये साइंटिफिक नेम है तो जहां से भी आप पढ़ते हैं या आपको पता है कि यहाँ पे ये चीजें मेंशन है तो एक बार उसमें नजर मार के जाइएगा, ठीक है। तो पहला वाला आपका सही है, टी प्लांट जो है वो आपका, देखिए इसमें आप आधे में कंफ्यूज, आधा तो आपको चलिए पता है कि चाय का फसल चीन की चाय की फसल चीन की क्या है? स्थानीय फसल है। लेकिन दूसरे में आप क्या हो सकते हैं थोड़ा सा कंफ्यूज कि कैमेलिया साइनेसिस है या कुछ और है। एक बार उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए, फिर देखिए कौन सा कथन गलत है हमको बताना है। अब इसमें केवल एक दो ये वाले में थोड़ा सा ट्रैप होता है, मतलब अगर 3 ऑप्शन हो तो फिर हमारे पास कभी कभी हम लास्ट एक ऑप्शन में बचते हैं जो सही होता है, लेकिन 2 जब रहते हैं तो हम वो 50-50 में अटकते हैं। तो ये आपको एनी हाउ अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। चाय की व्यावसायिक खेती सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा असम में की गई थी, तो ये भी आपका सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे गलत पूछ रहा है, ठीक, गलत पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा?
नीदर वन नॉर टू, इनमें इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, यानी कि दोनों के दोनों सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राइस ब्लास्ट डिसीज इज अ, अभी आपको मैं पिछला वाला जो एग्रीकल्चर वाला चैप्टर था उसमें मैंने पनामा जो स्पीसीज है पनामा ड्राई वो बनाना आपके प्लांट की डिसीज है, और ब्लास्ट डिसीज भी मैंने करवाई थी कि वो कौन सी क्रॉप से एसोसिएटेड है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि राइस ब्लास्ट डिसीज आपकी किससे होती है, फंगल से कि बैक्टीरिया से कि वायरस से। ये वाला क्वेश्चन आपका शायद ऐसा ही कुछ सिमिलर 24 या 25 के प्री में पूछा गया था। तो वो या ये वो किस आपके कवक से एसोसिएटेड है कि जीवाणु से कि विषाणु से, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्लस जैसे अगर सपोज ब्लास्ट डिसीज ही आ जाए तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो स्पेसिफिकली कौन सी क्रॉप से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कवक। जो आपका चावल ब्लास्ट रोग है ये एक कवक जनित रोग है। ठीक है, फंगल डिसीज है राइस ब्लास्ट आपकी। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन लिखा है, द डिवास्टेटिंग फंगल डिसीज दैट अफेक्ट्स राइस क्रॉप, इट इज कॉज्ड बाय द फंगस मैग्ना पोर्थे। यहाँ पे लिखा हुआ है ओराइजी नामक कवक, मैग्ना पोर्थे ओराइजी उसका कंप्लीट नाम है, नामक कवक से ये आपकी डिसीज हुई है। और मैग्ना पोर्थे ओराइजी नामक आपका कवक है ना, इसको काट दीजिए। नामक कवक से संक्रमित होने के कारण यह रोग चावल के पौधों के सभी भागों जैसे पत्तियों, तनों और दानों को नुकसान पहुंचा सकता है। यह रोग दुनिया भर में चावल उत्पादन के लिए एक बड़ा खतरा है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन जो भी दिया होता है उसको एक बार देख लिया करिए। आपको पीडीएफ के टेलीग्राम का जो आपका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप जाके उसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, with reference to advantages of contract farming consider the following statements। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आपकी जो अनुबंध खेती होती है जिसमें आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, जो फार्मर्स होते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब कंपनीज तो आपकी प्रोडक्शन नहीं करेंगी, जैसे आपकी पेप्सिको है जो लेस बनाती है, तो कुछ साल पहले ये पेप्सिको वाला इशू भी न्यूज में था कि वो लोग क्या करते हैं, जैसे लेस बनाने के लिए आप जो आलू की वैरायटी यूज करते हैं, तो अब कोई भी आलू सड़क से खरीद के उससे आप लेस नहीं बना सकते, वरना उसका वो जो टेस्ट आप हमेशा देखते हैं एक जैसा आता है, एकदम कुरकुरा सा है ना, थोड़ा ड्राई ड्राई सा रहता है, तो वो पर्टिकुलर सेम टेस्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो उसके जो हाई क्वालिटी के सीड्स होते हैं वो कंपनीज क्या करती हैं, फार्मर्स को देती हैं, फिर अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बताती हैं कि आपको इसको इस तरह से ग्रो करना है, और फिर वही एक जो अनुबंध साइन होता है उस हिसाब से फार्मर को भी एश्योरिटी रहती है कि ये जो मेरी क्रॉप प्रोड्यूस हो रही है खरीदेगा, और कंपनी का भी फायदा होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुबंध खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। देखिए इसके बारे में, यह किसानों को उनकी उपज के लिए गारंटीकृत बाजार और मूल्य का आश्वासन देता है। सही बात है, मतलब अगर आप नॉर्मली नेचुरली अपनी कोई क्रॉप को प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको, अगर एमएसपी वाला है तो ठीक है, वरना फिर आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि कैसा मार्केट में रेट है, आपको मिलेगा उसका सही दाम की नहीं। आपने देखा होगा कई बार टमाटर वगैरह के दाम बहुत ज्यादा गिरते हैं तो लोग विरोध में एकदम भरे भरे ट्रॉली आपके टमाटर के जो गिरा देते हैं, है ना, मतलब रोड वगैरह में किसान आंदोलन करने के लिए कि हमारी फसल का हमको उचित दाम नहीं मिल रहा है। लेकिन अनुबंध खेती में ये वाली चीज नहीं होती है, मतलब इसका सिर्फ पॉजिटिव नहीं है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कभी कभी इन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट भी करती हैं, पर जो पहले स्टेटमेंट पे लिखा है ये ऐसे देखेंगे तो लगभग सही है, ऐसा होता है, इसको गारंटेड बाजार और मूल्य का आश्वासन मिलता है। फिर दूसरा देखिए, यह उन्नत प्रौद्योगिकी और गुणवत्तापूर्ण इनपुट के उपयोग को प्रोत्साहित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इससे कृषि उद्योगों को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, ये भी सही है। जो आपका जैसे मान लीजिए टोमेटो केचप जो कंपनी बनाती है, तो उसको टमाटर अगर चाहिए और उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब अगर किसी किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो फिर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ही आएगा ना आपका टोमेटो केचप बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, तो उसको टोमेटो की सप्लाई टाइम से होती रहेगी। फिर देखिए इससे किसानों के लिए सभी जोखिम समाप्त हो जाते हैं। इट एलिमिनेट्स ऑल रिस्क फॉर फार्मर्स। ये तो बिल्कुल आपका एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, नहीं, फार्मर को आपके अगर मान लीजिए आग लगने की वजह से या कोई पशु खा गए फसल, उस वजह से जो नुकसान होता है तो वो तो इससे एलिमिनेट नहीं होगा, मतलब कि ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें सही क्या है, 1 2 3 आपके सही है,
और ऑप्शन 4 आपका गलत है। ठीक है, अगर ऑप्शन 4 को हटाएंगे भी तो फिर भी 2 में आप आ रहे हैं, और ये तो अगर कभी भी आप 50-50 में अटके तो वैसे क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है, जैविक खेती के लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है। अभी जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपकी सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा सलाइन हो रही है, तो बहुत जगह आप देखेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है ना। इसी में अगर आप देखेंगे तो 2016 में जो आपका सिक्किम है वो इंडिया का पहला आपका ऑर्गेनिक स्टेट डिक्लेयर हुआ है। आप छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं 5 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं। जैविक खेती में अगर हम बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है इनिशियली, है ना, लेकिन जो क्वालिटी आपकी निकल के आती है वो थोड़ा अच्छी होती है। तो अगर हम ऐसे अगर देश की अगर हम बात करें जहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक खेती के ऊपर डिपेंडेंट होके अपने देश की जरूरतों को खाद्यान्न की पूरा नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन फिर भी कुछ कुछ रीजन में ये सारी चीजें एज एन एक्सपेरिमेंट चलाई जा रही हैं। आप श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक डाउनफॉल हुआ था, तो उसके पहले पहले उन्होंने पूरे श्रीलंका में यही वाला मॉडल एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की थी, जहां उन्होंने केमिकल से जो आपका एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है उसको पूरी तरीके से रिप्लेस करने की कोशिश की थी। किससे? ऑर्गेनिक फार्मिंग से। तो कभी अगर ऐसे एग्रीकल्चर में लिखने के लिए है तो इस चीज की क्लैरिटी रखिएगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब हम 70-30 ऐसे करके चला सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली वो जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट है वहां पे इनिशियली वो उतना बेनिफिशियल मॉडल नहीं है। ठीक, देखते हैं क्या इसमें पूछ रहा है, क्या करेक्ट है ये पूछ रहा है। पहला देखिए, इट इनहेंसेस सॉइल फर्टिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, सही है, यह मिट्टी की उर्वरता और जैविक विविधता को बढ़ाता है। तो दूसरा, इट रिड्यूसेस इनपुट कॉस्ट ऑफ फॉर फार्मर्स बाय एलिमिनेटिंग यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, यह कृत्रिम उर्वरकों के उपयोग को समाप्त करके किसानों की इनपुट लागत को कम करता है, बिल्कुल सही। तीसरा देखिए, इट इंक्रीजेस द मार्केट वैल्यू ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू प्रीमियम प्राइसिंग, इसे प्रीमियम मूल्य निर्धारण के कारण फसलों का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। सही बात है, आप जो भी अभी भी चाहिए, आप कोई ऑर्गेनिक फूड खरीदिए, आप या तो दाल खरीदिए ऑर्गेनिक वाली, तो आपको उसकी कॉस्ट नॉर्मल वाली दाल से ज्यादा मिलेगी। ठीक है, फिर यह पारंपरिक खेती की तुलना में हमेशा अधिक उपज सुनिश्चित करता है। अब ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमेशा आप ऐसे अगर उसकी नेगेटिव साइड को नहीं देखे हैं तो आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छी ही चीज है, तो आपको लगेगा नहीं सारे ऑप्शन इसमें सही होंगे, लेकिन फोर्थ वाला ही आपका ट्रैप है। अगर आपको कोई चीज नहीं पता है तो फिर आप इसको सही करके आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसा हमको पॉजिटिव सा साउंड होता है कि हाँ इसके बारे में जो भी चीजें होंगी सब अच्छी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यह पारंपरिक खेती की तुलना में हमेशा अधिक उपज सुनिश्चित नहीं करता। हमेशा अगर आप पारंपरिक खेती जो हम ट्रेडिशनली करते आ रहे हैं उससे कंपेयर करेंगे तो इसमें आपका जो प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। तो यहाँ से आपको सही कोड का चयन करना है, तो चौथा आपका गलत होगा। चौथा अगर आप यहाँ से एलिमिनेट करें तो 2 ऑप्शन, तो ये 2 ए और सी बच रहा है, इसमें 1, 2, 3 आपका सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। मध्य प्रदेश आपका अभी फिलहाल क्या है, लीडिंग स्टेट है किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मतलब जैविक खेती में बात करें तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब अगर टोटल एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा जहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर कल्टीवेशन हो रहा है तो वो आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड नंबर पे देखेंगे तो महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है, और सिक्किम जो है आपका ये वर्ल्ड का पहला और इंडिया का ओनली फुल्ली 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। द लार्जेस्ट स्टेट होल्ड अ ग्रेटर टोटल एरिया ऑफ ऑर्गेनिकली फार्म लैंड। ठीक, तो ये आपका 100% जैविक राज्य है कौन, सिक्किम। लेकिन अगर आप कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे राजस्थान है, जहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया। ड्राई लैंड फार्मिंग का मतलब है कि जहाँ पे आपकी फार्मिंग जो हो रही है वो कम्प्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, ड्राई लैंड फार्मिंग बोलेंगे, यानी कि शुष्क भूमि कृषि। अब देखिए, यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार और मध्य भारत में केंद्रित है, बिल्कुल सही है। ये मेनली कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, डेक्कन प्लेटू में या सेंट्रल इंडिया में। ये ऐसे रीजन्स में मेनली कंसंट्रेटेड है जहाँ पे आपके मतलब
मीडियम टू लो रेनफॉल वाले रीजन है। ठीक, देश के दलहन उत्पादन में शुष्क भूमि क्षेत्रों का योगदान लगभग 85% है, ये भी बिल्कुल सही है। मेन आपको देखिए यहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग समझना है कि ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है। ड्राई लैंड फार्मिंग उसको हम बोलते हैं जहाँ पे आपके नेचुरल रेनफॉल से ही क्या हो रहा है कि मदद से ही फसलों का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक, शुष्क भूमि की फसलें आमतौर पर अल्पावधि वाली और सूखा प्रतिरोधी होती हैं। ड्राई लैंड क्रॉप्स आर जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट, ये बिल्कुल सही है। अगर ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं होंगे तो फिर ड्राई लैंड में तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे आपके मिलेट्स हो गए, इसके अलावा आपकी पल्सेस हो गई, जो ऐसे एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं, वही आपकी ड्राई लैंड फार्मिंग में आती है। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि देश के दलहन उत्पादन में शुष्क भूमि क्षेत्रों का योगदान लगभग क्या है 85% है। ठीक, मतलब आपका ऑप्शन क्या इसमें सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3। आज सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद वो फ्लो मेंटेन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आपका टॉपिक सारा कवर हो रहा है। मेरी वॉइस के पिच पे भी मत जाइएगा। फिर देखिए यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कि जब वर्षा जल ही फसलों के लिए नमी का एकमात्र स्रोत होता है तो इसे वर्षा आधारित खेती के रूप में जाना जाता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को शुष्क भूमि खेती कहा जाता है। और शुष्क भूमि खेती के लिए डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज क्या है आपकी, कि आप मॉइस्चर का कंजर्वेशन करिए, है ना, मल्चिंग वगैरह करिए। मल्चिंग मतलब कि जैसे आपकी वहां पे आपको अगर आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं है ना, आप सिर्फ नेचुरल रेनफॉल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो आपकी सॉइल से मॉइस्चर नहीं उठ जाए, इसके लिए आप उसके ऊपर थोड़ा घास फूस या पत्तियां वगैरह रखिए जिससे सॉइल का मॉइस्चर सनलाइट की वजह से वो ऑपरेट नहीं हो। दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, रिजिलियंट क्रॉप्स का यूज करिए, जैसे मिलेट्स हो गई, आपके पल्सेस हो गई। ठीक, इसी से मिलके आपका क्या बनेगा सस्टेनेबल ड्राईलैंड फार्मिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सब चीजें हम डिटेल में मेंस वगैरह की क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर के आपके रिवोल्यूशंस कौन कौन से हैं, कल की क्लास में मैंने ओरली रिवाइज करवाया था, तो ये क्वेश्चन तो आपको सीधा सीधा बनना चाहिए। देखिए ग्रे रिवोल्यूशन, फर्टिलाइजर आपका जनरली ग्रे कलर का होता है, वहां से ग्रे रिवोल्यूशन को क्लिक करिएगा। ग्रे क्रांति किससे रिलेटेड है, आपके फर्टिलाइजर से, ग्रे क्रांति उर्वरक से। तो 1 का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। देखिए कहाँ पे 1 का ई, 1 का ई, 1 का ई, मतलब ऑप्शन बी हट गया, ऑप्शन डी हट गया। बस ए और सी में हमको देखना है कि क्या होगा। फिर देखिए ब्लैक रिवोल्यूशन, पेट्रोलियम आपका किस कलर का होता है, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, सब ब्लैक कलर के होते हैं, तो ब्लैक रिवोल्यूशन काली क्रांति से ध्यान रखिएगा। आपका पेट्रोलियम और कच्चा तेल, ब्लैक रिवोल्यूशन मतलब कि सेकंड का डी, सेकंड का डी आपका फर्स्ट में, तो मतलब आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको आगे और जाने की जरूरत ही नहीं है, पर क्योंकि यहाँ पे आए जिसको हम करते हुए चलेंगे। नीली क्रांति की बात करें तो आपकी मछली के प्रोडक्शन से है, मतलब थर्ड का बी होगा। पीली क्रांति जो आपके ऑयल सीड्स हैं पीले कलर के होते हैं, तो पीली क्रांति से क्या ध्यान रखना है, तिलहन का उत्पादन, ब्लू रेवोल्यूशन फिश का, येलो रिवोल्यूशन ऑयल सीड का। जो गुलाबी क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, मांस, झींगा, प्याज, ये सब आपका पिंक कलर का होता है इस वजह से। और फिर रजत क्रांति जो आपकी सिल्वर कलर, वो किससे, अंडा और मुर्गी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन है। और देखिए फिर यहाँ पे जो एवर ग्रीन रिवोल्यूशन है इसको सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक, जो आपके पंजाब, हरियाणा और यूपी तरफ जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन था। फिर इसके बाद आपके सदर्न स्टेट्स जो है आपके कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल अलुवियल सॉइल वाला जो रीजन बनता है, उसके आसपास आपको सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था। उसी को हम क्या बोलते हैं, सदाबहार क्रांति बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड मिल्च ब्रीड ऑफ प्राउड, मतलब कि कौन सी दुधारू नस्ल नहीं है। कुछ अगर हम नस्लों की बात करें तो कुछ ऐसी नस्ल होती हैं जो दुधारू होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ सामान ढोने के काम में आती हैं। तो अगर आप इसमें गिर, साहिवाल और लाल सिंध की बात करें तो आपकी दुधारू नस्ल है। ओंगोल की बात करें तो ये आपकी आंध्र प्रदेश की एक नस्ल है जो बहुत फेमस है, और ये आपके मतलब ड्रॉट एनिमल है, ये यानी कि बोझा ढोने के काम में आती है। इसका देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिल्च ब्रीड से, ओंगोल आंध्र प्रदेश की है, ड्रॉट ब्रीड है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये कुछ समय पहले न्यूज में भी था ओंगोल। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली क्लोन भैंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। पहला देखिए, भारत में पहली क्लोन भैंस का नाम गरिमा रखा गया था, ये बिल्कुल सही है। इसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा विकसित किया गया था।
तो मतलब जो फर्स्ट क्लोन्ड बुफेलो है इंडिया की, नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि उसका नाम क्या था, तो वो कौन थी, गरिमा थी, और इसको NDRI ने, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में है, उसने इसको डेवलप किया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है तो बोथ 1 and 2। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका, और ये 2009 में विकसित किया गया था ना इसको। विच वॉज द फर्स्ट क्लोन मैमल इन द वर्ल्ड। अगर फर्स्ट क्लोन मैमल इंडिया की पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो आपकी शीप थी, और उसका नाम क्या था, डॉली। रोजलिन इंस्टीट्यूट है आपका, उसने इसको बनाया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फर्स्ट क्लोन मैमल जो है वर्ल्ड का वो आपकी डॉली शीप है, ठीक। सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर आपकी एक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इसके बारे में आगे लिखा है, लेकिन ये सब आपके काम का नहीं है। जिसकी मदद से क्या हुआ था, आपके ये जो डॉली शीप है इसको बनाया गया था, और ये 6.5 ईयर्स तक रही थी, ठीक है। और ये एक तरह से अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था, है ना, कि हम कैसे एक सोमैटिक सेल से पूरा का पूरा आपका जीव बना रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर में ही ये टॉपिक कवर्ड होता है, ठीक। और ये क्लोन हुई थी 1996 में एट द रोजलिन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का जो रोजलिन इंस्टीट्यूट है वहां से वहां पे इसको विकसित किया गया था। यहाँ से आपके एग्रीकल्चर का पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ भी अगर डाउट है आपको, एग्रीकल्चर में कोई चीज समझनी है, कुछ भी है, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। अगर लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे अच्छे से कवर है तो 1.5x में देखिए, पर इसको देखिए जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।